आज हम आप सभी को पूरा विज्ञान का निचोड़ बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण 60 टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आप अगर इन 60 टॉपिक को याद कर लेते हैं, इन 60 टॉपिक को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपको 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है विज्ञान में। ठीक है, तो विज्ञान में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इन 60 टॉपिक को पढ़ लें। इन 60 टॉपिक को पढ़ने के बाद से इसके अलावा आपको बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बोर्ड परीक्षा के पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, उनमें बस इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको 95 नंबर लाने से विज्ञान में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में क्या होता है कि 30 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकल के वो स्कूल से मिल जाते हैं और 70 नंबर हमें खुद से लाना पड़ता है। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 70 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इन्हीं टॉपिक से आता है। इन 60 टॉपिकों में इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप इन 60 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में 70 अंक मिल जाएगा। ठीक है, और 30 नंबर तो मिलेगा ही प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसकी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और उसका तात्पर्य बता सके। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, इस टॉपिक से भी बहुत बार पूछा गया है। तो चैप्टर वाइज इसमें विज्ञान के सभी चैप्टर का पूरा 60 टॉपिक बताने वाला हूँ। 60 टॉपिक में आप पूरी विज्ञान पढ़ सकते हैं 10th क्लास की। ठीक है, तो पूरे विज्ञान को पढ़ना है तो इस 60 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दूसरा है हमारा जो दूसरा टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया। जो अभिक्रिया की प्रकार होती हैं उसी में से एक दो प्रकार ऐसे भी होते हैं जिनको संयोजन अभिक्रिया व वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है। जानते ही हैं कि दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से आपको उदाहरण और परिभाषा इसमें याद करनी है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदाहरण और परिभाषा याद कर लेनी है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा यह भी अभिक्रिया का प्रकार ही होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ये जो मैंने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बताई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हर बार ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से टॉपिक नंबर 6 है हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर के सीख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैंने वीडियो बना दिया है। अगला हमारा जो टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा और उदाहरण, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, याद करना है, समझना है, लिखना है, इसको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद से है हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं अणुसूत्र। बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसका अणुसूत्र क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसे भी लिखना है। अगला है धावन सोडा बनाने की विधि और सूत्र, और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और अणुसूत्र। ये तीनों जो है, तीनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, अगला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी तैयार करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा और बेकिंग सोडा, इन तीनों में से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से उदासीनीकरण अभिक्रिया तैयार कर लेनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद से देखते हैं क्या है टॉपिक नंबर 12 है हमारा पीएच मान। पीएच मान निकालना आपको सीखना है। पानी का पीएच मान क्या होता है, जल का यानी H2O का पीएच मान, यानी जल का पीएच मान क्या होता है, अलग अलग तत्वों का मतलब पीएच मान क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे हमारा धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु यह एक चैप्टर ही है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, धातु अधातु में कुछ चीज़ें पढ़नी है जो मैं नीचे भी बताऊंगा। ठीक है, तो धातु अधातु का सबसे पहले डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ये भी साइंस का एक टॉपिक है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको मैं इस टॉपिक पे वीडियो, सभी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अगला है हमारा क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी भी हर बार पूछा जाता है, सभी इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी जितने भी मैं 60 टॉपिक बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से भर्जन एवं निस्तापन, इसको भी तैयार करना है। भर्जन एवं निस्तापन ये जो है धातु अधातु में का, अधातु चैप्टर में का है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद से है खनिज एवं अयस्क। खनिज एवं अयस्क इन ये जो दोनों चीज़ें हैं, भर्जन एवं निस्तापन और खनिज एवं अयस्क, इन दोनों के बीच अंतर पूछता है, यानी भर्जन निस्तापन के बीच अंतर बताइए, ऐसे प्रश्न पूछेगा, या खनिज एवं अयस्क के बीच अंतर बताइए, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर में संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ना होगा आपको। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा, तब आप अच्छा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगला है हमारा IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण को समझना होगा। उसके बाद से
एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को आपको समझना है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, मेंडलीव की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये जो होता है मेंडलीव की आवर्त यानी आवर्त वर्गीकरण में है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो यहाँ तक मैंने जो भी 22 टॉपिक बताए ये तो फिजिक्स की बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको फिजिक्स मिलेंगे, फिजिक्स के टॉपिक थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक के बारे में। क्लास 10th में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो 23 नंबर टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। पाचन तंत्र का चित्र के साथ साथ उसके नामकरण और उसका वर्णन बहुत ही बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने का पूरा मतलब संभावना है, ठीक है। तो इसको भी आप तैयार कीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। अगली बात करेंगे हम, अगला है श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन या श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये इन तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो इनको आप तीनों को चित्र के साथ साथ तैयार कर लेना है जीव विज्ञान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इन दोनों के बीच अंतर भी पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दोनों की परिभाषा के साथ साथ इनका अंतर भी याद होना चाहिए, इनके बीच क्या क्या अंतर है, ठीक है। आगे है उसके 28 नंबर जो हमारा टॉपिक है पुष्प का सचित्र वर्णन। पुष्प का सचित्र वर्णन यानी कि 4 अगर चित्र सहित आप तैयार कर अगर चित्र सहित आपको तैयार करना है तो 4 चीज़ें तैयार करनी है। पहला पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, उसके बाद से श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन और पुष्प का सचित्र वर्णन, ठीक है। यानी चित्र के साथ साथ उसका नामकरण और उसके बारे में वर्णन आपको तैयार करना है। तो 4 चीज़ें तैयार करनी है, उसमें चित्र भी बनाना है, ठीक है। तो 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या तैयार करनी है, इसमें क्लियर हो गया, ठीक है। आगे है हमारा अगला जो टॉपिक है परागकोश एवं परागकण। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, डीएनए तथा आरएनए के बीच अंतर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टाइप में पूछा जाता है ये, डीएनए तथा आरएनए के बीच अंतर, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद से एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, ठीक है। मेंडलीव की आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, आनुवंशिकता। अगला जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया वो सब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री विज्ञान में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। तो टॉपिक नंबर 37 है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको तैयार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण और इसके साथ जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे भी आपको तैयार करना है। उसके बाद से देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में आपको चित्र के साथ साथ समझना है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनती है उसका निर्माण, उसके बारे में जानना है। उसके बाद से लेंस की क्षमता तैयार करनी है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक नंबर 42 है निकट दृष्टि दोष की परिभाषा एवं उसके निवारण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। और 43 नंबर जो टॉपिक है दूर दृष्टि दोष की परिभाषा एवं निवारण। इन दोनों प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न तो इस बार भी देखने को मिलेगा और हर साल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो तैयार जरूर कीजिएगा। उसके बाद से है फिजिक्स में एक सचित्र वर्णन के लिए आता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का वर्णन करना है और उसके सभी अंगों का अच्छे से वर्णन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान देनी है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हमारा ओम का नियम व सत्यापन। ओम के नियम और उसके सत्यापन को आपको जानना है। अगर आप ओम के नियम को नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से विद्युत विभव तथा विभवांतर, इसी में है, इसी चैप्टर में है। विद्युत विभव और विभवांतर ये टॉपिक है, ठीक है। इसे भी आपको तैयार करना है। अगला है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध जिसे हम आर कहते हैं, ठीक है, इसे भी आपको तैयार करना है। उसके बाद से श्रेणी क्रम संयोजन से आपको करना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हम बता दे रहे हैं। आर बराबर होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। ऐसा कुछ आपने जरूर देखा होगा अपनी किताबों में। तो इसे आपको तैयार करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। समांतर क्रम संयोजन, देखिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ जितनी भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, जिनका हम संभावना कर सकते हैं, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, तभी जा करके 60 हुआ है, ठीक है। तभी जाके 60 टॉपिक हुआ। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एकदम गारंटी देते हैं। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। समांतर क्रम में संयोजन, इसका जो सूत्र होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 +
1/r3। ठीक है, इस तरह का कुछ सूत्र होता है। तो इस तरह से आप ये भी चीज़ देखे होंगे अपनी किताबों में, तो आप उनको इग्नोर मत कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं आपको तैयार करनी है। उसके बाद से टॉपिक है अगला 52 नंबर टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को समझना है। 53 नंबर टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, जितने भी नियम हैं उनको आप जरूर तैयार कीजिएगा। बहुत कम नियम है, ओम का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, तो कुछ नियम है जिसको आप तो तैयार करना है। उसके बाद से फ्लेमिंग दाएं बाएं का नियम, फ्लेमिंग के हाथ का जो दाएं बाएं का नियम होता है उसे भी आपको तैयार करना है। ठीक है, और इसके चित्र के साथ साथ फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के चित्र के साथ साथ आपको बनाना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, चित्र में अंगूठा क्या दर्शाता है और उसकी अंगुलियां क्या दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसे भी आप तैयार कीजिएगा। अगला टॉपिक नंबर 55 है हमारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हर साल पूछा जाता है, विद्युत मोटर तैयार करना है। उसके बाद 56 है हमारा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में क्या होता है, दो प्रकार के जनित्र होते हैं। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो मैं अगला टॉपिक लिखा हूँ, उसके बाद से दिष्ट धारा जनित्र जो तीसरा टॉपिक लिखा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत जनित्र, इसका डिफिनीशन पूछ सकता है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद से आपको क्या पूछ सकता है, हर बार ये तो इन दोनों में से तो कोई ना कोई पूछता है भाई। ठीक है, कंफर्म है कि इन दोनों में से कोई ना कोई पूछता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं क्रिया विधि और संरचना, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो सिद्धांत होता है, सिद्धांत और उसकी क्रिया विधि वो कैसे कार्य करती है, उसमें क्या क्या होता है, उनके पार्ट का नाम लिखना है। और पार्ट के नाम के बाद से वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें लिखनी है। उसके बाद दिष्ट धारा जनित्र की सिद्धांत एवं क्रिया विधि, इनके जो मशीन होते हैं, मशीन में पार्ट होगा और उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, जनरेटर होता है। ठीक है, तो जनरेटर के जो भी पार्ट होते हैं उनको आपको क्रिया विधि में लिखना होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक टॉपिक को मैं इस चैनल के माध्यम से डिस्कशन करूंगा और वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगला है फैराडे का प्रेरण नियम। ठीक है, फैराडे का जो प्रेरण नियम था उसको भी आपको तैयार कर लेना है। फैराडे के प्रेरण नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 60 है ओजोन परत का अपक्षय। ठीक है, अपक्षयन, जो अपचयन हो रहा है ओजोन परत का, तो अपक्षय या इसको तैयार करना है। यानी ओजोन परत में जितने भी प्रदूषण जा रहे हैं, ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, छिद्र बना रहे हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर आएगी और इससे लोगों को कैंसर की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत, लास्ट चैप्टर जो हमारा साइंस का है, ऊर्जा का स्रोत, इसमें से कुछ पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा के स्रोत से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। तो ये रहे आपके 60 टॉपिक, जिससे पूरे विज्ञान का आप हुलिया बिगाड़ सकते हैं बोले तो। ठीक है, यानी कि विज्ञान में आप धुआं धुआं मचा सकते हैं अगर आप इन 60 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, टॉपर की आप वाट लगा सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप 60 टॉपिक तैयार कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो टॉपर के पिताजी बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे अच्छे हो जाएंगे क्लास में। उसके बाद से देखिए, थैंक यू बोल रहा हूँ आपको। और मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट कुछ है, मेरा टारगेट ये है कि आप इस वीडियो को 100 लाइक दें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 100 लाइक चाहूँगा। इतनी मेहनत में मैं 100 लाइक देखता हूँ कि मुझे मिलता है कि नहीं।